हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिस्ट्री, चैप्टर सेकंड, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये चैप्टर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एज ऑफ सोशल चेंज, ये वो दौर है जब सोशल चेंज शुरू हुआ था। In the previous chapter, you read about the powerful idea of freedom and equality that circulate in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. तो हमने जो प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा था कि जो पावरफुल आइडिया था फ्रीडम का, इक्वालिटी का, ये पूरे यूरोप में घूम रहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने एक पॉसिबिलिटी, मतलब एक गुंजाइश दे दी थी पूरी सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी को नए तरीके से ढालने की। ठीक है, मतलब जो सोसाइटी थी उसको एक सोशल चेंज के दौर से गुजरने के लिए उसके स्ट्रक्चर को चेंज, उसका जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज करने की उसकी पॉसिबिलिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्रिएट कर दी थी। पहले क्या था, पहले मोनार्की सिस्टम चल रहा था, लेकिन जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद यूरोप में जो लोगों के अंदर एक फ्रीडम की भावना जागने लगी, लोगों के अंदर इक्वालिटी की भावना जागने लगी। ठीक है, as you have read before, in 18th century, society was broadly divided into state and orders, and it was the aristocracy and church which control economic and social power. तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 18th सेंचुरी से पहले क्या होता था कि जो सोसाइटीज थी, ठीक है, जो पूरा समाज था वो स्टेटों में बटा हुआ था, स्टेट्स और ऑर्डर्स में बटा हुआ था। ठीक है, जो अरिस्टोक्रेसी लोग थे, यानी कि जो राजशाही लोग थे, जो चर्च के लोग थे, वो क्या करते थे, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब पूरे यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी तो सोशल पावर थी वो उन अरिस्टोक्रेसी और चर्च के जो लोग थे उनके हाथों में हुआ करती थी। Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual right and who control social power began to be discussed. तो अचानक से क्या हुआ, जब 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी स्टेट्स में डिवाइड थी। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी और जो चर्च थे वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल कर रहे थे, उनके हाथों में इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज़्यादा पावर थी। पर जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ, तो वहाँ पे चेंज के दौर शुरू हो गए, मतलब सोसाइटी में चेंजेस शुरू हो गए। अब जो लगभग पूरी दुनिया में कई हिस्सों में, जैसे कि यूरोप हो गया, एशिया हो गया, इन हिस्सों में क्या हो रहा था, अब जो इंडिविजुअल्स थे, जो लोग थे, उनको अपने अधिकारों के लिए नए नए ख्यालात आने लगे थे। वो ये डिसाइड करना चाहते थे, वो ये फैसले लेने चाहते थे कि अब उनको, या ये जो सोशल पावर है वो किसके हाथों में जानी चाहिए। ठीक है, नाउ इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड दरोजियो talks of the significance of the French Revolution and many other debate the idea of post-revolutionary Europe. The development in the colonies in turn reshaped this idea of societal change. तो जब हम भारत की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय हो गए, दरोजियो हो गए, ये जो फायदे हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, उनके बारे में बात करने लगे। इसके अलावा उन्होंने कई बहसें शुरू की, कई बहसबाजी, कई डिबेट स्टार्ट की, जहाँ पे वो यूरोप में किस तरीके के विचारधारा चलने लगी थी रेवोल्यूशन के बाद, जो डेवलपमेंट्स थी कॉलोनी में, कॉलोनी के किस हिसाब का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सोसाइटी को किस हिसाब से चेंज करना चाहिए, ये सब चीज़ों पे डिबेट होने लगा, इन सब चीज़ों पे बातें होने लगी। इंडिया में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इन सब चीज़ों पे डिस्कशन स्टार्ट हो चुका था। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. तो यूरोप में हर कोई नहीं चाहता था कि पूरी की पूरी यूरोपियन सोसाइटी एकदम से चेंज हो जाए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाए। Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically.
तो रेस्पॉन्सेस क्या थे, कुछ लोग चाहते थे कि भाई कुछ ही थोड़े बहुत ही चेंज हो और जो शिफ्ट है वो धीरे धीरे चेंज की धीरे धीरे बढ़े, लेकिन कुछ क्या चाहते थे कि सडन एकदम ड्रामेटिकली कि पूरी की पूरा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसको पूरी पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए। तो यहाँ पे कुछ लोग थे जो ये चाह रहे थे कि भाई जो अच्छे फायदे हैं उसी को एक्सेप्ट करें और धीरे धीरे जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे होते जाएं, लेकिन सम पीपल वांटेड कि हम पूरी सोसाइटी को अगेन से रीस्ट्रक्चर कर देते, नए तरीके से सोसाइटी बनाते हैं। सम वेयर कंजर्वेटिव, other were liberal or radicals. What did these terms really mean in the context of time? What separated these strain of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all context or at all time. तो कुछ जो लोग थे वो बड़े कंजर्वेटिव थे, जो विचारधारा चल रही थी उसमें कुछ लोग बड़े कंजर्वेटिव थे, कुछ लोग जो थे वो लिबरल थे, खुली सोच के थे, या उनको रेडिकल्स कहा जाता है। लिबरल्स और रेडिकल्स ऑलमोस्ट दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, वी विल सी इन लेटर पार्ट नाउ। तो क्या ये जो कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल्स जो थे क्या ये एक दूसरे से लिंक्ड है? तो ये सब टर्म्स यहाँ पे ये बताया गया कि ये टर्म्स अलग अलग कॉन्टेस्ट में अलग अलग टाइम पे इनके मतलब भी अलग अलग हो जाते। लेट्स लुक फॉरवर्ड इट। We will look briefly at some of the important political tradition of 19th century and see how they influence changes. Then we will discuss focused on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century. तो हम धीरे धीरे किस तरीके से जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन था 19th सेंचुरी में चेंज हुआ, हम ये पढ़ेंगे कि ये जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन था वो कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस या प्रभावित कर रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से जो सोशलिज्म था वो कहीं ना कहीं बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट साबित हुआ पावरफुल सोसाइटी के लिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिबरल, रैडिकल एंड कंजर्वेटिव। One of the group which looked to change society were the liberals. सभी ग्रुप में से एक जो ग्रुप था जो सोसाइटी को चेंज करना चाहता था वो था लिबरल ग्रुप। Liberal wanted a nation which tolerate all religion. We should remember that at this time Europe's status usually discriminated in favor of one religion or another, such as Britain favor the Church of England, Austria and Spain favor the Catholic Church. तो अगर आप देखें तो लिबरल क्या चाहते थे कि जो जितने भी धर्म हैं वो सब अपनाए जाएं, मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। बट अगर हम देखें तो कुछ जो जगह थे वहाँ पे एक ही धर्म को फॉलो किया जाता, यानी कि एक ही धर्म को ज़्यादा फेवर दिया जाता था कंपेयर टू अदर धर्म। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड को, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और जो स्पेन था वो फेवर करता था कैथोलिक चर्च को। दे बोथ वे ब्रिटिश, दे बोथ वे क्रिश्चियन, बट एक चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर कर रहा था तो और एक कैथोलिक चर्च को फेवर कर रहा था। ठीक है, लिबरल ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी रूलर्स। तो जो लिबरल्स थे वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो डायनेस्टी जो रूलर्स हैं वो उनको कंट्रोल करें। ठीक है, वो उनकी पावर थी वो उनकी पावर, जो डायनेस्टी रूलर्स थे वो उनकी पावर को अपोज करते थे, उसका विरोध करते थे कि डायनेस्टी रूलर के पास अनकंट्रोलेबल पावर है जिसको वो काबू नहीं कर सकते। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। दे आर्ग्यू फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय अ वेल trained judiciary that was independent of ruler and officials. तो लिबरल क्या चाहते थे? लिबरल चाहते थे कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनकी जो अधिकार हैं उसको गवर्नमेंट के खिलाफ बचा सके। ठीक है, वो इस बात पे आर्ग्यू कर रहे थे, वो इस बात पे बहस कर रहे थे कि उनको एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका दिया जाए, वो अपनी चुनी ही पार्लियामेंट गवर्नमेंट बनाए, जो वो गवर्नमेंट बनाए कि जिसको
जिसकी लॉ एक वेल ट्रेन जुडिशरी बनाए और वो किसी के दबाव में ना, वो एक बड़ा इंडिपेंडेंट जो भी कानून बनाए वो बहुत ही ज़्यादा कानून का जानकार हो और वो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उसको कोई रूलर या ऑफिशियल ना चला रहा हो, ना ही उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा हो कि आप इस तरीके का कानून बनाइए, वैसे कानून बनाइए। ठीक है, तो लिबरल ये चाहते थे, लिबरल चाहते थे कि भाई इंडिविजुअल के राइट्स गवर्नमेंट के खिलाफ सेफ बने रहें। वो ये चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव टाइप की सरकार हो जहाँ पे पार्लियामेंट गवर्नमेंट चुनी जाए। वो ये चाहते थे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति जो लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है, जो लॉ को बना रहा है, वो बड़ा वेल ट्रेंड जुडिशरी हो जिसको रूलर या ऑफिशियल कंट्रोल ना करते हो, यानी कि उनसे वो स्वतंत्र हो। हाउएवर दे वेर नॉट डेमोक्रेट. They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. They felt man of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. ठीक है, लिबरल ये सब जरूर चाहते थे पर वो डेमोक्रेट नहीं थे। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए, लिबरल डेमोक्रेट नहीं थे, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे यकीन नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि जितने भी एडल्ट्स हैं जो 18 ईयर्स के अबाव हैं उनके पास वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो वो इस बात पे यकीन नहीं करते थे, इस बात पे बिलीव नहीं करते थे, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं मानते थे। वो ये सोचते थे वोट करने का अधिकार हर किसी के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके हिसाब से जिस इंसान के पास, स्पेशली जो मेन है, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो वो वोट दे सकता है, और वो वुमेन के वोट देने के खिलाफ और थे। ठीक है, तो ये लिबरल जरूर थे, ये एक रिप्रेजेंटेटिव भी चाहते थे, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी चाहते थे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी चाहते थे, ये भी चाहते थे कि जो भी कानून को इंटरप्रेट करे वो वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो और उसको कोई रूलर या ऑफिशियल कंट्रोल ना करता हो। लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। ठीक है, और ये भी नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लागू हो। ये चाहते थे भैया जिस मैन के पास, जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी हो, ठीक है, वही वोट देगा, और जो वुमेन्स हैं वो वुमेन्स के वोट देने के खिलाफ थे। ठीक है, अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में आए रेडिकल्स। नाउ हु आर रेडिकल्स? Radicals wanted a notion in which government was based on the majority of a country population. तो radical क्या चाहती थी? Radical इस notion में थी कि जो उसका जो notion था, जो government है वो उस बेस्ड पे बने, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन जो है, कंट्री की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट चुने वही गवर्नमेंट बने। ये रेडिकल की सोच थी। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट। तो रेडिकल्स में कई जो लोग थे उन्होंने वुमेन सफरेज मूवमेंट का सपोर्ट किया था, यानी कि वुमेन को भी वोट देने का अधिकार है, उस बात को कई रेडिकल्स ने सपोर्ट किया था। लिबरल की तरह नहीं थे। लिबरल दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, तो जैसे लिबरल थे, लिबरल क्या चाहते थे, भैया जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दें। दैट्स व्हाट लिबरल थिंक्स। लिबरल यही सोच रहे थे कि भाई वोट देने का अधिकार उन्हीं के पास हो जिनके पास प्रॉपर्टी है, और वुमेन्स वोट नहीं देंगी। लेकिन रेडिकल्स क्या थे? रेडिकल्स चाहते थे कि वुमेन्स भी वोट दें, ठीक है, औरतें भी वोट दें, और रेडिकल्स इस बात के भी खिलाफ थे कि भैया ऐसे लोगों को प्रिविलेज ना मिले कि भाई कोई लैंड लॉर्ड है, कोई वेल्दी फैक्ट्री ओनर है, उनको किसी तरीके का कोई प्रिविलेज ना मिले। ठीक है, उनको भी इक्वली वोट देने के मामले में वो भी इक्वली ट्रीट किए जाए। They were not against the existence of private property but dislike concentration of property in the hands of a few. वैसे वो इस बात, जो रेडिकल्स थे वो इस बात के अगेंस्ट नहीं थे कि मतलब कि भाई किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ नहीं थे, पर वो इस बात को नापसंद करते थे कि भाई जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, जो जायदाद है, कुछ ही लोगों के हाथ में हो। वो खिलाफ नहीं थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, भाई आपको जितनी करनी है प्राइवेट प्रॉपर्टी आप कीजिए। रेडिकल्स का ये कहना था कि आपको जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ानी है बढ़ाइए, लेकिन वो इस बात को थे कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, जो आप प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हो, वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही हो। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल्स वुमेन्स के वोट देने के पक्ष में थे, वेयरएस जो लिबरल थे वो वुमेन के वोट देने के खिलाफ थे। ठीक है, रेडिकल्स चाहते थे कि जो वोट दें, दोनों मेन और वुमेन दोनों वोट दे, उनकी प्रॉपर्टी ना देखी जाए। पर जो लिबरल थे वो ये चाहते थे कि भाई वोट जो है वही मेन दे जिसके पास प्रॉपर्टी हो।
तो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन दोस टू। ये जो मेन डिफरेंस था ये रेडिकल और लिबरल दोनों के बीच में था। अब हम कंजर्वेटिव की बात करें तो कंजर्वेटिव तो एकदम ही अपोजिट थे, ठीक है, वो रेडिकल के भी अपोजिट थे, वो लिबरल के भी अपोजिट थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन द कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो जो कंजर्वेटिव थे उनको भी लगा कि हाँ हमको चेंज करने की जरूरत है, हमको अपने सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है। Earlier in the 18th century, conservative had been generally opposed to the idea of changes. लेकिन जब 18th सेंचुरी की शुरुआत में जो कंजर्वेटिव थे वो भैया चेंज करने की जो आइडिया थी, सोसाइटी को जो चेंज करने का आइडिया था वो उसके बहुत खिलाफ थे। पर 19th सेंचुरी आते आते अब ये जो चेंजेस थे उसको आप झुठला तो नहीं सकते थे, ठीक है, तो what they have done, they have accepted some changes inevitably। मतलब बिना नकारे उन्होंने कुछ चेंजेस को, जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बट वो इस बात को बिलीव करते थे कि जो पास्ट है इट शुड बी रेस्पेक्टेड, चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट द थ्रू अ स्लो प्रोसेस। पर जो कंजर्वेटिव थे वो ये सोचते थे भाई जो हमारे पास में उसको इज्जत जरूर देनी चाहिए और जो चेंजेस है उसको बहुत धीरे धीरे लेकर आना चाहिए, एकदम सडन चेंजेस नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि चेंजेस हो, सोसाइटी में चेंजेस जरूर पर वो बहुत स्लो पेस में, मतलब बहुत धीरे धीरे चेंज हो। सच डिफर ideas about societal changes clashes during the social and political turmoil that followed the French Revolution। तो ये जो डिफरेंस था, ये तीनों रेडिकल हो गए, लिबरल हो गए और जो कंजर्वेटिव हो गए, इनके बीच में ये जो सोसाइटल चेंजेस का डिफरेंस था ना वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली देखा जाए और सोशली देखा जाए वो कहीं ना कहीं उठापटक मचा रहा था, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ, ठीक है। द वेरियस अटेम्प्ट एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन द लिमिट एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसी। तो जितनी भी उठापटक हुई है, जितने भी अटेम्प्ट हुए रेवोल्यूशन में, जितने भी नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन 19th सेंचुरी में हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने एक लिमिट, जो पॉलिटिकल टेंडेंसी की जो लिमिट थी, उसकी पोटेंशियल थी, उसको डिफाइन कर दिया, ठीक। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। These political trends were sign of a new time. It was a time of profound social and economical changes. It was a time when new cities come up and new industrialized region developed. Railway expanded and the industrial revolution occurred. तो ये जो पॉलिटिकल चेंजेस थे वो कहीं ना कहीं नए दौर की शुरुआत थी, नए दौर के चिन्ह था, मतलब एक साइन था कि भाई नया टाइम शुरू होने वाला। ये जो इस दौर ने कई तरीके के, मतलब इस टाइम ने, इस समय ने कई तरीके के सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस को देखा, ठीक है। ये वो टाइम था जब नई सिटीज बनी, नए इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप्ड होने लगे, रेलवे एक्सपैंड होने लगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत सारे यूरोपों में शुरू हो चुका था, ठीक है। Industrialization brought men, women, children to factories. Work hours were often long and wages were poor. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो औरतें थी, जो वुमेन्स थे, जो चिल्ड्रंस थे, वो फैक्ट्री में काम करने लगे। वो घंटों काम करते थे फैक्ट्री में, पर जो उनकी वेजेस थी, जो उनको तनख्वाह मिलती थी, वो बहुत ही कम थी। Unemployed was common, particularly during time of low demand for industrial goods। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो बेरोजगार था, वो बहुत ही आम बात थी, हर जगह बेरोजगारी चल रही थी। पर ये तब और ज्यादा हो जाती थी जब इंडस्ट्री गुड्स की डिमांड जब कम होती थी, जी। ऐसे भी दौर आया है जब इंडस्ट्री गुड्स, जो इंडस्ट्री में जो गुड्स बनते थे उसकी डिमांड तब जब कम होती थी, तब अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन जो प्रॉब्लम थी टाउन में, वो भी उसी के साथ बढ़ने लगी, ठीक है। रेडिकल्स एंड लिबरल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। तो अब हाउसिंग की प्रॉब्लम होने लगी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम होने लगी। जैसे जैसे टाउन बढ़ते गए वैसे वैसे
हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती गई। अब इंडस्ट्रीज कहाँ होती है? शहरों में बनती है। अब शहरों में बनती है तो लोग शहर की तरफ भागेंगे, शहर की तरफ भागेंगे तो वो रहेंगे कहाँ? टॉयलेट कहाँ करेंगे? तो इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। तो लिबरल और जो रेडिकल्स थे वो अब इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में लग गए। नाउ ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो किसी ना किसी इंडिविजुअल की अपनी निजी प्रॉपर्टी थी। लिबरल एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो कई लिबरल सोच वाले जो लोग थे, रेडिकल सोच वाले जो लोग थे, वो खुद एक प्रॉपर्टी ओनर थे, खुद एक एम्प्लॉयर थे। Having made their wealth through trade or industrial venture, they felt that such effort should be encouraged, that its benefits would be achieved if the workplace in the economy was healthy and citizens were educated. तो मतलब लिबरल और रेडिकल खुद ही एक प्रॉपर्टी ओनर होते थे, खुद ही नौकरी देने वाले लोग होते थे। तो उनको ये लगता था, उन्होंने इसके जरिए क्या किया? इन्होंने इसके जरिए खूब पैसा कमाया। ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर के जरिए इन लोगों ने खूब पैसा कमाया। अब उनको ये महसूस होने लगा कि हाँ, अगर हम जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनके वहाँ काम करने वाले हैं, उनको एक बड़ी हेल्दी वर्कफोर्स, मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें और जो सिटीजन्स हैं उनको एजुकेट करें, तो हमको इससे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अगर हम जो क्या बोलते हैं वर्क फोर्स है जो उनके इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, उनके हेल्थ पे ध्यान दें, उनको एजुकेट करने के लिए ध्यान दें, तो इससे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना। अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprises. तो मतलब कुछ जो अरिस्टोक्रेसी थे, जो पुराने राजशाही लोग थे, जो कि जन्म से ही प्रिविलेजेस, जिनको जन्म से प्रिविलेजेस मिलता था, तो वो इस बात पे वो इंडिविजुअल के एफर्ट को वैल्यू करते थे, वो उसके लेबर और एंटरप्राइजेस को वैल्यू करते थे। ठीक है, वो इस बात पे बिलीव नहीं करते थे कि भाई उनको एजुकेट कर दो, उनको हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा दो। दे डोंट बिलीव इन दैट। ठीक है, वो इस प्रिविलेज का अपोज करते थे। कौन से प्रिविलेज का? कि भाई जो वर्क फोर्स है उसको, मतलब जो काम कर रहे हैं उनके नीचे, उनको एक हेल्दी इकोनॉमी प्रोवाइड करो, उनको एजुकेट करो। वो इस बात को बहुत ही अपोज करते थे। वो ये बिलीव करते थे कि भाई इंडिविजुअल वो उनके लेबर, उनकी जो वैल्यू होती थी, इंडिविजुअल एफर्ट्स, इंडिविजुअल के एफर्ट, लेबर और एंटरप्राइजेस की वो वैल्यू पे बिलीव करते थे ना। Freedom of individual was ensured if the poor could labor and those with capital could operate without restraint. They believed that societies would develop. तो मतलब वो क्या बिलीव करते थे? ठीक है, वो इस बात पे बिलीव करते थे पुअर जो हैं वो लेबर ही करें। ठीक है, पुअर लेबर बने और जिनके पास जो कैपिटल है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, उस कैपिटल को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करें। तो वो इस तरीके की सोसाइटी को डेवलप मानते थे कि भाई जो जितने भी पुअर हैं वो सिर्फ काम करें, वो लेबररी करें, और जो कैपिटल वाले लोग हैं, मतलब जो कैपिटल होल्डर हैं, जिनके पास कैपिटल है, वो उन लेबर्स को ऑपरेट करें, उनको अपने हिसाब से चलाएं। तो वो उनको ये लगता था कि हाँ, हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है। मेनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो जितने भी वर्किंग वुमेन्स थे, जितने भी मैन और वुमेन थे, वो चाहते थे कि भाई जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, उसमें कुछ चेंजेस हों। तो वो क्या करने लगे? वो लिबरल और रेडिकल ग्रुप के साथ रैलीज करने लगे, उनकी पार्टीज को ज्वाइन करने लगे। ये दौर है, ये अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में कई वर्किंग क्लास मैन, वर्किंग क्लास वुमेन्स चेंज जाती थी वर्ल्ड में, तो वो लिबरल और रेडिकल के साथ, उनकी ग्रुप में, उनकी पार्टीज के साथ रैलीड करने लगी ना। Some nationalists, liberal and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. तो कुछ जो नेशनलिस्ट थे, कुछ जो लिबरल थे, रेडिकल थे, वो क्या चाहते थे? वो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे
कि जो 1815 में जो यूरोप में गवर्नमेंट बनी है उसको खत्म कर दें, ठीक है। इन फ्रांस, Italy, Germany, Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarch. तो फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे उस देश के उस देश के जो लोग थे वो उन्होंने क्रांति शुरू की और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि जितने भी मोनार्क्स थे फ्रांस, इटली और जर्मनी, रशिया में जितने भी मोनार्क्स थे उनको उखाड़ के बाहर फेंक दे। Nationalists talked of revolution that could create nation. तो नेशनलिस्ट उस क्रांति की बात करने लगे कि जो नेशन बना सके, जहां पे हर सिटीजन के पास इक्वल राइट हो, ठीक है। वो एक नेशन बना सके जहां पे हर सिटीजन के पास इक्वल राइट हो। After 1815, Gypsy Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. तो जब 1815 में जब मोनार्की को उखाड़ फेंकी तो जिप्सी मैगजीन नाम के जो इटालियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने साजिश रची और इस जो ये जो अचीव था कि भाई सरकार को उखाड़ कर फेंकने का, मोनार्की को उखाड़ कर फेंकने का, उस चीज को उन्होंने अपनी इटली में अचीव कर लिया। और नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग। तो जो नेशनलिस्ट थे इंडिया को इंक्लूड कर ले तो वो उनकी राइटिंग को पढ़ते थे कि भाई जिप्सी ने किस तरीके से नेशनलिस्ट को उखाड़ कर फेंका। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society could be structured was socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of idea that attracted widespread attention. तो 19th सेंचुरी आते आते मिड 19th सेंचुरी आते आते जो सोशलिज्म था वो बहुत ही मतलब लगभग जितने भी दुनिया थी वहां पे सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया, सबके अटेंशन का कारण बन गया। ये जो विचारधारा थी सोशलिज्म की वो कईयों लोगों के अट्रैक्शन का कारण बन चुकी थी, ठीक है। सोशलिस्ट वे अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इविल ऑफ द टाइम। तो जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाते हो तो वो कहीं ना कहीं कई सोसाइटी इलनेस को जन्म देती है, ठीक है। वो रूट कॉज समझते थे कि भाई हर सोसाइटी इल का जो रूट कॉज है, जो कारण है, जो जड़ है, वो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला सिस्टम है कि भाई किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो जो उससे नीचे उसको मिसट्रीट करता है। तो दैट्स व्हाट सोशलिस्ट पीपल थिंक। व्हाई, क्यों ये सोचते थे कि भाई सभी चीज का कारण जो प्राइवेट प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सोशल में जितनी भी बुरी चीजें होती हैं उसकी रूट जड़ है। तो इसका कारण ये था, इंडिविजुअल own the property that gave employment, but the properties were concerned only with personal gain, not with the welfare of those who made the property productive. तो उनको ये लगता था जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, जो प्रॉपर्टी ओन करता है वो नौकरी तो देता है, ठीक है, पर वो प्रॉपर्टी जो है, जो वो प्रॉपर्टी वो कहीं ना कहीं उसको पर्सनल गेन दे रही है, ठीक है। जो इंडिविजुअल है अपनी प्रॉपर्टी से पर्सनल गेन कर रहा है, मतलब अपनी नीची लाभ वाला है, मतलब उसको पर्सनली लाभ हो रहा है, पर वो सोसाइटी के बारे में नहीं देख रहा। जो उसकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव कर रही है, जो उसकी प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल करके पैसा कमा रही है, वो उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट दे वांटेड टू से। इंडिविजुअल की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है वो लोगों को एम्प्लॉयड दे रहा है, मतलब नौकरी दे रहा है। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं किसको फायदा पहुंचा रही है? उसी इंडिविजुअल को कि जिसकी प्रॉपर्टी है, पर वो ये इंडिविजुअल नहीं सोच रहा है कि भाई जो उस प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल करके उसको फायदा दे रहे हैं, उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, वो उसका वेलफेयर करने के बारे में नहीं सोच रहा है। So if society as a whole rather than single individual controlled properties, more attention would be paid to collective social interest. Socialists wanted this change and campaigned for it. तो अगर तो इसका नतीजा क्या हुआ? अगर सोसाइटी
जो सोसाइटी है अगर उसको सिंगल ना देखने की बजाय पूरी तरीके से देखे, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो कोई एक इंडिविजुअल ना कंट्रोल करके एज ए होल नेशन कंट्रोल करे। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं किसी पर्सनल इंडिविजुअल के हाथ में होती है, लेकिन अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, यानी उसको पूरी की पूरा एज ए होल वो प्रॉपर्टी हो, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नहीं हो, तो क्या होगा, जो अटेंशन है, ठीक है, वो पूरी सोसाइटी के कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट में देखी जाएगी, किसी एक इंडिविजुअल के फायदे में नहीं देखी जाएगी, एज ए सोसाइटी देखी जाएगी। मतलब जितने लोग हैं उन सबके बारे में भला किया जाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी सबकी है, तो जब उससे जो कोई प्रॉफिट गेन होता तो वो सबका ही हुआ, ठीक है। अगर यही प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी एक की होती तो जो फायदा होता वो किसी एक का होता है, ठीक, लेकिन वैसा किसी का नहीं देखा जाता। लेकिन अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी सबकी है, काम भी सब कर रहे हैं, तो जो फायदे हैं वो भी सबको मिलेगा, जो भला है वो भी सबको मिलेगा। तो जो सोशलिस्ट थे वो इसी तरीके के चेंज चाहते थे और वो इसी के लिए कैंपेन करने लगे, मतलब धरना प्रदर्शन ये सब करने लगे। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो यहाँ पूछा गया कि मतलब जो सोसाइटी है बिना प्रॉपर्टी के कैसे ऑपरेट करेगी, ठीक है, और जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उसका क्या बेस हो सकता है। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट वर्जन ऑफ द फ्यूचर। तो जो सोशलिस्ट थे उनका बड़ा अलग ही विजन था, मतलब बड़ा विजन था फ्यूचर का, ठीक है। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, जो कुछ लोग थे वो कोऑपरेटिव जैसे विचारधारा में बिलीव करते थे। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि कई लोग एक साथ मिलके सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, इकट्ठे ही फैसले लेते हैं। दैट्स व्हाट अ कोऑपरेटिव मींस। Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. तो जो रॉबर्ट वो ओवन था जो कि एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, उसने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसको उसने नाम दिया न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। और जो अदर सोशलिस्ट थे दे felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that government encourage cooperative. तो जो बाकी जो सोसाइटी थे उनको ये लगता था एक इंडिविजुअल द्वारा कोऑपरेटिव नहीं बिल्ड किया जा सकता, इतने बड़े पैमाने पे एक इंडिविजुअल यानी एक इंसान द्वारा कोऑपरेटिव नहीं बनाया जा सकता, वो इनिशिएटिव नहीं ले सकता, बड़े स्केल में कोऑपरेटिव कम्युनिटी नहीं बन सकती है। तो वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की पहल करे। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंच wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises. तो जो फ्रांस में जो लुइस ब्लैंच थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव जैसे कॉन्सेप्ट को एंकरेज करे और जो कैपिटलिस्ट जो एंटरप्राइजेस है उसको कोऑपरेटिव के से रिप्लेस कर दें, यानी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो चल रहा था फ्रांस में उसको खत्म कर दें। प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं, लेटर यू विल लर्न अबाउट दिस प्राइवेटाइजेशन एंड सोशलिस्ट। तो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको वो खत्म कर दें और कोऑपरेटिव जो कॉन्सेप्ट है उसको वो इंट्रोड्यूस कर दें। दीज कोऑपरेटिव वेयर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। तो ये जो कोऑपरेटिव थे ये क्या थे, ये उन लोगों का समूह था जो आपस में मिलके गुड्स बनाता था और जो उस गुड्स बना के जो उनको फायदा होता था वो आपस में ही वर्क, जिस हिसाब से वर्क किया गया है, जिस हिसाब से काम किया गया सदस्यों ने उनके बीच में ये प्रॉफिट बांट देता था। तो ये होता है कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल एडेड other ideas to this body of argument. अब नए लोग आए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच थे, उन्होंने भी अपनी विचारें रखने लगे इस आर्ग्यूमेंट में। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। तो जो मार्क्स थे उनके हिसाब से ये लगता था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट होनी चाहिए। नाउ कैपिटलिस्ट कौन थे? Capitalists own the capital invested in factory and the profit of capitalist was produced by worker. तो जो कैपिटलिस्ट कौन थे? कैपिटलिस्ट वो लोग थे जो कैपिटल फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते थे, यानी कि जो बड़ा पैसा होता था उसको फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते थे
और जो उस कैपिटल से जो प्रॉफिट मिलता था, जो कि वर्कर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है, और ये जो प्रॉफिट था कैपिटलिस्ट से, उसको वर्कर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था। द कंडीशंस ऑफ वर्कर कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो जो कंडीशन थी, जो काम करने वाले, जो वहां के जो वर्कर्स थी, फैक्ट्रीज के वर्कर्स की जो कंडीशन होती थी, वो सही नहीं हो सकती जब तक जो प्रॉफिट है वो एक प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथ में बनी रहे, ठीक है। Worker had to overthrow capitalism and the rule of private property। तो वर्कर क्या चाहते थे? वर्कर ये कैपिटलिज्म सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रूल था वो उसको भी खत्म करना चाहते थे। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम capitalist exploitation, a worker had to construct a radical societal society where all property was socially controlled। तो मार्क्स क्या चाहते थे? मार्क्स ये बिलीव करते थे कि भाई जो वर्कर्स हैं उनका शोषण कैपिटलिस्ट द्वारा रोकने से, कि भाई कैपिटलिस्ट वर्कर का शोषण कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए वो क्या चाहते थे कि वर्कर एक ऐसी रेडिकल सोसाइटी बनाए जहां पे जो प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल की जा सके, यानी कि जो प्रॉपर्टी वो सब कंट्रोल कर सके, किसी एक के हाथ में प्रॉपर्टी ना हो, ये जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप के तौर पे सबके हाथ में हो। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इस चीज को कम्युनिस्ट सोसाइटी का वो नाम देना चाहते थे। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रम्प्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। तो वो इस बात से बड़े कन्विंस थे कि वर्कर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कैपिटलिस्ट का, उससे जीत जाएंगे। एज ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। तो उनके अकॉर्डिंग जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी वो बहुत ही नेचुरल सोसाइटी थी फ्यूचर के लिए। Tomorrow we are going to learn about next topic. Here we end this class. See you in my next class. I hope you like this explanation. मुझे लगता है आपको ये explanation पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो please subscribe my channel and do comment on my channel. Have a good day. Have a nice day.